नमस्कार। प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। सहकार से समृद्धि का भारतीय दर्शन। दैनिक जागरण। महंगाई और विकास में संतुलन आवश्यक। डॉक्टर जयंती लाल भंडारी। महंगी कीमत, बिजनेस स्टैंडर्ड, भारत और उसके बाहर अदानी का मूल्यांकन। शेखर गुप्ता। जरूरी चेतावनी, राष्ट्रीय सहारा। शब्दों की दुनिया, हिंदुस्तान। अब संपादकीय विस्तार से। सहकार से समृद्धि का भारतीय दर्शन। दैनिक जागरण। अमित शाह लेखक, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं। सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में सरकार ने 60 से अधिक पहलों पर काम शुरू किया है। दशकों की अपेक्षा और प्रशासनिक कुरीतियों के परिणाम स्वरूप अधिकांश प्राथमिक कृषि ऋण समिति पैक्स आर्थिक रूप से कमजोर और निष्क्रिय हो गई थी। सरकार ने पैक्स के कार्यक्षेत्र में विस्तार के साथ साथ उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार बनाने का काम शुरू किया। सहकारिता का एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज में आर्थिक रूप से आकांक्षी लोगों को न सिर्फ समृद्ध बनाती है बल्कि उन्हें अर्थव्यवस्था की व्यापक मुख्य धारा का हिस्सा भी बनाती है। सहकारिता बिना पूंजी या कम पूंजी वाले लोगों को समृद्ध बनाने का एक बहुत बड़ा साधन है। सहकारिता के माध्यम से भारत इन लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में सहकारिता की एक विस्तृत परंपरा तो रही है, लेकिन आजादी से पहले सहकारिता जिस प्रकार आर्थिक आंदोलन का माध्यम बनी और उसे और भी अधिक ऊर्जा और शक्ति के साथ आगे बढ़ाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में शुरू हुआ। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता का स्वायत्त मंत्रालय स्थापित कर सहकारिता के लिए अवसरों के सारे बंद दरवाजे खोल दिए। महज 3 वर्षों में देश में सहकारिता को तेज गति मिली है। इसी कड़ी में भारत का सहकारिता आंदोलन का एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने जा रहा है। राजधानी दिल्ली 25 से 30 नवंबर के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA महासभा और वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी को तैयार है। ICA के 130 वर्ष के इतिहास में यह पहला मौका है जब भारत इसका आयोजक होगा। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का भी शुभारंभ होगा। ICA महासभा और वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी वैश्विक सहकारी आंदोलन में भारत के नेतृत्व की स्वीकार्यता का प्रतीक है। भारत में प्राचीन काल से सहकारिता का समृद्ध इतिहास रहा है, जिसके संकेत कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलते हैं। दक्षिण भारत में भी निधियों का प्रचलन सहकारी वित्तीय व्यवस्था को दर्शाता है। पाश्चात्य विचारों से प्रभावित कई अर्थशास्त्रियों ने 21वीं सदी की शुरुआत में ही यह चर्चा प्रारंभ कर दी थी। सहकारिता का विचार आधुनिक युग में कालबाह्य हो गया है। मेरा मानना है कि भारत जैसे 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में छोटी जनसंख्या वाले देशों का आर्थिक मॉडल उपयुक्त नहीं हो सकता। आर्थिक विकास के सभी मानकों में वृद्धि के साथ यह जरूरी है कि 140 करोड़ लोगों की समग्र समृद्धि हो, जो सहकारिता के माध्यम से ही संभव है। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने गत 100 वर्षों में 100 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया। बैंक न केवल NPA को शून्य बनाए रखने में सफल रहा, बल्कि उसके पास 6500 करोड़ से अधिक जमा राशि भी है। अमूल भी सहकारी आंदोलन का उल्लेखनीय उदाहरण है। वर्तमान में इससे 35 लाख परिवार सम्मान और रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और इन परिवारों की महिलाएं अग्रिम पंक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। परिणाम स्वरूप आज अमूल का वार्षिक कारोबार 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। दिलचस्प बात यह है कि इन महिलाओं में से किसी ने भी 100 रुपए से अधिक का प्रारंभिक निवेश नहीं किया था। ICA महासभा एवं वैश्विक सम्मेलन का मंच भारत के सहकारी आंदोलन द्वारा वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने, आर्थिक सशक्तिकरण, लैंगिक समानता सुनिश्चित करने और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों SDG की प्राप्ति हेतु भारत के अभूतपूर्व प्रयासों को रेखांकित करेगा। सम्मेलन का मुख्य एजेंडा ऐसे तंत्र का निर्माण है जो सहकारी समितियों को उभरती चुनौतियों का सामना करने और अवसरों के उपयोग के लिए सशक्त बनाए। इस ऐतिहासिक आयोजन की मेजबानी के अवसर पर मैं विश्व के सहकारी नेताओं, नीति निर्माताओं और मानव विकास के पक्षधरों का आह्वान करता हूं कि हम सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए सीखने, साझा करने और सहकार की भावना के साथ एकजुट हों। सहकार से समृद्धि को लेकर भारत की प्रतिबद्धता सामूहिक समृद्धि, साझा प्रगति जैसे मूल्यों पर आधारित
आधारित उज्जवल भविष्य का संकल्प है। महंगाई और विकास में संतुलन आवश्यक। डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी, लेखक, अर्थशास्त्री हैं। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत में महंगाई और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने की सराहना की है। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि महंगाई में कम अवधि की तेजी के बावजूद आने वाली महीनों में महंगाई दर रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दायरे में आ जाएगी, क्योंकि ज्यादा कृषि बुआई और पर्याप्त अनाज भंडार के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी आएगी। चूंकि भू राजनीतिक तनावों और मौसम की स्थिति खराब होने पर महंगाई दर बढ़ने का भी जोखिम भी बना हुआ है। इसी कारण नीतिगत ब्याज दरों में ढील को लेकर रिजर्व बैंक सावधानी बरत रहा है। रिपोर्ट की माने तो भारत में महंगाई के बीच भी इसकी अर्थव्यवस्था अच्छे दौर में है। मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत की विकास दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। इसी तरह वैश्विक साख निर्धारित करने वाली एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में खाद्य पदार्थों की बढ़ती हुई कीमतों से महंगाई बढ़ी है, लेकिन जिस तरह भारत में आपूर्ति क्षमता तेजी से बढ़ रही है, उसने आने वाले दिनों में महंगाई के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। मूडीज और S&P ग्लोबल रेटिंग्स की रिपोर्ट ऐसे समय प्राप्त हुई है जब एक और देश के उद्योग और कारोबार से जुड़े संगठनों द्वारा तेज विकास के लिए नीतिगत ब्याज दरें घटने की जरूरत बताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर देश के उपभोक्ता वर्ग द्वारा महंगाई के नियंत्रण के लिए और कठोर कदम उठाने की जरूरत बताई जा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में यह भी उल्लेखनीय है कि हाल में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक टीवी चैनल पर कार्यक्रम में कहा कि देश में RBI द्वारा अर्थव्यवस्था और विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में कटौती करनी चाहिए। ब्याज दर घटाने या बढ़ाने का फैसला खाद्य महंगाई के हिसाब से लेने का सिद्धांत सही नहीं है। वहीं RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद उपयुक्त मौद्रिक नीति से महंगाई नियंत्रण के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था सुचारू तरीके से आगे बढ़ रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी अभी बांड प्रतिफल में वृद्धि, खाद्य पदार्थों की कीमतों में उतार चढ़ाव और बढ़ते भू राजनीतिक जोखिम जैसी कई तरह की बाधाएं हैं। खाद्य पदार्थों की महंगाई रोकने के लिए सरकार को इन तात्कालिक उपायों के साथ दीर्घकालिक उपायों पर भी ध्यान देना होगा। इस समय ग्रामीण भारत में जल्द खराब होने वाले ऐसे कृषि उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला बेहतर करने पर प्राथमिकता से काम करना होगा, जिनकी खाद्य महंगाई के उतार चढ़ाव में ज्यादा भूमिका होती है। ऐसे में सरकार को खाद्य उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कृषि उपज की बर्बादी को रोकने के बहुआयामी प्रयासों के तहत खाद्य भंडारण की कारगर व्यवस्था की डगर पर बढ़ना होगा। उम्मीद करें कि खुदरा महंगाई और थोक महंगाई दर के बढ़ने की चिंताओं के मद्देनजर सरकार और रिजर्व बैंक विभिन्न रणनीति प्रयासों से देश में महंगाई को नियंत्रित करने और विकास को गति देने के लिए नई संतुलित रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे। इससे रिजर्व बैंक के लक्ष्य के मुताबिक खुदरा महंगाई दर चालू वित्त वर्ष में 4.5% तथा आगामी वित्त वर्ष 2025-26 में 4% के दायरे में दिखाई दे सकेगी। महंगी कीमत, बिजनेस स्टैंडर्ड। अदानी समूह एक बार फिर मुश्किल में है। इस बार एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर समूह हिंडनबर्ग रिसर्च की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय स्रोत की ओर से समूह के खिलाफ आरोप लगाया गया है। गत वर्ष हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट के कारण बाजार में भूचाल आ गया था। वह रिपोर्ट अदानी समूह के वित्तीय स्थिति से संबंधित थी। इस बार ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के फेडरल प्रोसिक्यूटर समूह के चेयरमैन गौतम अडानी, उनके भतीजे तथा कुछ अन्य अधिकारियों का आरोप लगाया है कि उन्होंने अनुबंध हासिल करने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत दी। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा की जा रही जांच में अगर आरोप साबित होते हैं तो यह अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन होगा, क्योंकि अन्य देशों में रिश्वत देने को भी अमेरिकी निवेशकों के साथ धोखाधड़ी माना जाता है। आरोपों में यह बात भी शामिल है कि जांच एजेंसियों को भ्रमित किया गया और इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणों को मिटाया गया। अमेरिकी बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने भी एक समांतर मामला दर्ज किया है। अदानी समूह ने आरोप से इनकार किया है। बहरहाल एक खबर आते ही समूह की कंपनियों को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। हालांकि अगले दिन उन्हें कुछ हद तक वापसी कर ली। एक ऐसे समूह के लिए जो
वैसे क्षेत्रों में काम करते हैं जहां पैसे जुटाने और राजनीतिक जोखिम कम करने की क्षमता अहम है। ऐसी खबर को आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। समूह को अपने नाम को पाक साफ करने और मौजूदा तथा मुनाफे में चल रहे उपक्रमों को इसके नकारात्मक असर से बचाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। उसे अदालती प्रक्रियाओं के साथ पारदर्शी ढंग से सहयोग करना होगा। यह भारत के राष्ट्रीय हित का भी मामला है। भारत और उसके बाहर अदाड़ी का मूल्यांकन। शेखर गुप्ता। तकरीबन 2 साल से अदाड़ी समूह ने 3 बार बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी है। पहली बार उसके कर्ज को लेकर, दूसरी बार हिंडनबर्ग द्वारा बाजार में छेड़छाड़ और धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर और अब अमेरिकी न्याय विभाग, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा अभियोग लगाए जाने के बाद। इस बीच कुछ छोटे मोटे अफसर भी आए। मसलन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की चेयरमैन माधवीपुरी बुच के खिलाफ हितों के टकराव के मामले की जांच। इन तमाम बातों ने देश के सबसे तेजी से बढ़ते कारोबारी समूह के लिए माहौल खराब कर दिया, परंतु न तो इसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की आशंका उत्पन्न हुई और न ही उसके प्रमुख अधिकारियों को जेल भेजा गया। उसकी वैश्विक आकांक्षा को भी कोई खास क्षति नहीं पहुंची, परंतु ताजा घटनाक्रम के बाद ये तीनों हो सकते हैं। इससे पहले के झटकों से निपटने के समूह में जबरदस्त मजबूती का प्रदर्शन किया गया। जाहिर है व्यवस्था भी उसके साथ थी। हिंडनबर्ग के हमले के बाद समूह 20,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए फॉलो ऑन सार्वजनिक पेशकश एफपीओ से पीछे हट गया। बाजार में उसके शेयर औंधे मुंह गिर गए। उस समय हमने माना था कि यह उभरते भारतीय पूंजीवादी का एक दौरा है। यही वजह है कि हमने कहा था कि बाजार जीत गया और यह अदाड़ी पर था कि वह हारेंगे या नहीं। परंतु समझदारी कहती है कि उम्मीद योजना नहीं होती। चाहे जो भी हो, अगर ट्रंप के पास ऐसी शक्तियां और इरादा होता भी तो यह उनकी पहली प्राथमिकता नहीं होती। सबसे पहले वह अपने खिलाफ मामलों का कुछ करना चाहेंगे। आइए गहराई से देखते हैं कि आगे क्या हालात बन सकते हैं। पहली बात, अदाड़ी परिवार से कोई गिरफ्तार नहीं होने जा रहा है, बशर्ते कि उनमें से कोई अजीबोगरीब क्षेत्र में न फंस जाए। भले ही अमेरिका कितना भी दबाव बनाए या राहुल गांधी कुछ भी मांग करें, इसके पीछे कई ठोस वजह है। पहली बात तो यह है कि अमेरिका वारंट भारत में बाध्यकारी नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच ऐसे रिश्ते नहीं है कि जैसे चेक गणराज्य के साथ हैं और जिनके तत्काल निखिल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया था, वह साझा सौदेबाजी है। अगर ऐसा होता तो गुरपंत सिंह पन्नू बहुत पहले गिरफ्तार हो गया होता। कोई भारतीय सरकार, भले ही वह कांग्रेस की सरकार हो, अमेरिकी वारंट की तामील नहीं करा सकती है। ऐसी स्थिति में अमेरिका भी यही करेगा। वॉरेन एंडरसन को याद कीजिए, भोपाल गैस कांड में जहां नरसंहार की तरह लोग मारे गए थे। यूनियन कार्बाइड में तत्कालीन बॉस वॉरेन एंडरसन का आरोप लगाया गया था कि भारत में वांछित थे। उस अपराध को किसी देश के बाजार से छेड़छाड़ की तुलना में तो बड़ा ही माना जा सकता है। एंडरसन 92 वर्ष की अवस्था में निधन होने तक अमेरिका में रहते रहे। इस बीच उन्होंने कंपनी भी डाउ केमिकल्स को बेच दी और अपनी हिस्सेदारी निकाल ली। उन्होंने कार्बाइड और डाउ दोनों को बचाने के लिए एक कारोबारी आड़ भी तैयार की। अगर देश में कांग्रेस की सरकार होती और राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते, तब भी केवल अमेरिका के आरोपों के आधार पर गिरफ्तार नहीं की जा सकती थी। हमें अपने देश में आरोपों की जरूरत पड़ती। वे आरोप क्या हो सकते हैं? अमेरिका के आरोपों के बाद सेबी के लिए पहल करने का रास्ता खुल गया है। वह प्रतिबंध भी लगा सकता है और जब्ती की कार्रवाई भी कर सकता है। हालांकि गिरफ्तारी के लिए आपराधिक मामले की जरूरत होगी। भारत में अमेरिकन फॉरेस्ट करप्ट प्रैक्टिस एक्ट जैसा प्रावधान नहीं है। ट्रंप उसे अमेरिका के कारोबारी हितों के खिलाफ मानते हैं। भारत में गंभीर अपराध तब होगा जब किसी सरकारी अधिकारी या सार्वजनिक व्यक्ति को रिश्वत देने का कोई प्रमाण सामने आए, तब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू होगा। तब क्या होने की संभावना है? संभव की सेबी नई जांचों का सिलसिला शुरू करे जो इन चल रही जांचों का नियामक के समक्ष खुलासा नहीं करने से संबंधित हो। दूसरा, यह बात की संभावना नहीं है कि समूह विदेश में राजनीतिक परिसंपत्तियों का अधिग्रहण जारी रखेगा। तीसरा, भारत में उसकी परिसंपत्ति खरीद पर भी रोक लगेगी।
आखिर में महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों के नतीजे से इतर संसद में इसे लेकर काफी शोरगुल रहा। दूसरी बात, सऊदी शैली के अपवाद को छोड़कर अन्य तरह से किसी विदेशी पूंजी तक अदानी की पहुंच असंभव हो जाएगी। चीन ने हाल ही में $2 अरब का सॉवरेन बॉन्ड जारी करके दुनिया को दिखा दिया है कि अमेरिका को कैसे अलग थलग रखा जा सकता है। जरूरी चेतावनी, राष्ट्रीय सहारा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में विकासशील देशों की मदद के लिए जरूरी खरबों डॉलर की राशि पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, जबकि इसमें विकसित देशों के प्रति वर्ष 1.3 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की मदद का लक्ष्य तय करना था, जिसमें से 600 अरब अमेरिकी डॉलर विकसित देशों के सरकारी कोष को मिलना चाहिए। इससे विकासशील देश आक्रोशित है, क्योंकि जलवायु संकट की मार झेलने के मामले में अग्रिम पंक्ति में खड़े विश्व के सबसे करीब कमजोर देश के अस्तित्व का सवाल खड़ा हो गया है। शब्दों की दुनिया, हिंदुस्तान। साल 2024 अब समापन की ओर बढ़ रहा है। अब इसके साथ ही वार्षिक समीक्षाओं का भी दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में कैम्ब्रिज डिक्शनरी में मैनिफेस्ट को वर्ड ऑफ द ईयर या वर्ष का शब्द करार दिया है। लैटिन और फ्रेंच से उधार लेते हुए बने इस शब्द का पहले अर्थ था आसानी से देखे जाने वाला या स्पष्ट। पर इसका अब अर्थ बदलकर हो गया है कल्पना करना कि क्या आप घटित होना देना चाहते हैं। मैनिफेस्ट शब्द को वर्ष का शब्द इसलिए चुना गया है क्योंकि साल 2024 में शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी का सर्वाधिक 1,30,000 बार खोजा गया। मैनिफेस्ट शब्द की यात्रा गौर करने लायक है। इससे पता चलता है कि भाषा या शब्दों की दुनिया में समय के साथ बदलाव की प्रक्रिया चलती रहती है। वैसे तो ज्यादातर शब्दों का अर्थ वही है जो हर 1000 साल पहले था, पर कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ में बदलाव या विस्तार हुआ है। मैनिफेस्ट शब्द की ही चर्चा करें तो इसका उल्लेख 600 साल पहले भी उपलब्ध था। यह रोचक तथ्य यह भी है कि 200 साल पहले इस शब्द का उपयोग अमेरिकी राजनीति में प्रकट नियति के संदर्भ में किया गया था। मैनिफेस्ट से जुड़ा शब्द मैनिफेस्टो है। इसका अर्थ है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र शब्द का इस्तेमाल ज्यादातर देशों की सियासी पार्टियां करती है। खैर, शब्दों की दुनिया में अद्भुत और अंग्रेजी की लगभग एकरूपता की वजह से कुछ अंग्रेजी शब्दकोश काफी लोकप्रिय है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी अंग्रेजी भाषा सीखने वालों के लिए दुनिया की सबसे लोकप्रिय डिक्शनरी है और उसे पढ़ने और देखने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे तो दुनिया शब्दों के मामले में पहले की तुलना में लापरवाह हुई है, पर शब्दों की शुद्धता की चिंता कमोबेश हर देश समाज में पाई जाती है। इस साल कुछ नए शब्दों की भी डिक्शनरी में शामिल किया गया है, जैसे ब्राट शब्द एक ऐसा बच्चा जो खराब व्यवहार करता है, डेम्यूर शांत और व्यवहार कुशल। इसी तरह एक शब्द है गोल्डी लॉक्स, परिस्थिति विशेष के एकदम अनुकूल। एक नया उपयोगी शब्द डिक्शनरी में शामिल हुआ है, इकोटेरियन, जैसा व्यक्ति जो सिर्फ वही चीज खाता है जिसके पर्यावरण को कोई क्षति नहीं पहुंचती। कैम्ब्रिज की डिक्शनरी की तरह ही ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी भी काफी लोकप्रिय है और हिंदी शब्दों के संदर्भ में अगर देखें तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में हिंदी के शब्द ज्यादा सहजता से शामिल पाए जाते हैं। इधर हिंदी का कोई नया शब्द अंग्रेजी डिक्शनरी में शामिल नहीं हुआ है। यह बात गौर करने की है कि इस साल अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी में ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। इस्तेमाल और समावेश में अंतर है। आमतौर पर हिंदी साहित्यकार जब अंग्रेजी का कोई शब्द लेते हैं तो उसे अंग्रेजी ही मानते हैं और शायद बोलचाल या विद्वता के दबाव में हिंदी वाक्य में अंग्रेजी शब्द जस के तस नहीं रख दिए जाते हैं। किसी हिंदी शब्दकोश की कोई ऐसी स्थापित परंपरा नहीं है जहां अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी का बना लिया जाए। दूसरी ओर अंग्रेजी डिक्शनरी में हिंदी शब्दों का समावेश सहज ही होता रहा है। अनेक शब्द हैं जो अब अंग्रेजी में शामिल हैं, जंगल, ठग, दादागिरी, जुगाड़, दोस्ताना, बिंदास, शरारत, सब, जामबाज, सफर, दीदी, चमचा, चक्का, चाम इत्यादि। शब्दों की दुनिया में एक भाषा से दूसरी में विकास और परस्पर आवाजाही सदैव स्वागत योग्य है। धन्यवाद।